Hello students, welcome to online tutorial by Anume and we are discussing chapter solid state. तो इस चैप्टर में अभी तक हमने क्रिस्टल सिस्टम डिस्कस कर लिया और हमने ये देखा कि टाइप ऑफ यूनिट सेल और 7 क्रिस्टल सिस्टम के कॉम्बिनेशन से हमको मिलती हैं 14 ब्रेविस लैटिस. ठीक है, 14 ब्रेविस लैटिस मिलती हैं. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है ये बहुत स्पेसिफिक यूनिट सेल है, ये क्यूबिक सिस्टम में नहीं मिलती, ये सिर्फ हमको ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में मिलती है. ओके, इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लैटिस पॉइंट टू द यूनिट सेल. मीन्स कोई एटम अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर है, मीन्स वो कॉर्नर पर है, फेस सेंटर पर है, एंड सेंटर पर है, तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा. तो ये लेक्चर बहुत सिंपल है और बहुत छोटा सा भी है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्नर एटम की. मैंने यहाँ पर एक 3D फिगर भी शेयर किया है तो उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अपन फटाफट डिस्कस करते हैं कि जो कॉर्नर का जो एटम है, जैसे ये वाला कॉर्नर का एटम है, इट इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स. मीन्स कॉर्नर का जो एटम है उसके अराउंड 8 क्यूब्स होते हैं. कैसे 8 क्यूब्स होते हैं? जैसे अब मैं आपको क्या बता रही हूँ कि जैसे एक एटम है, अगर हम उसे आधा कट करें तो ऐसा हेमीस्फीयर मिलेगा हमको. क्या मिलेगा? हेमीस्फीयर. अब अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो ये एक सर्कल, मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ क्योंकि पिछले लेक्चर में ड्रॉ किए थे उससे टूल से, तो काफ़ी टाइम लगा था. अब ये एक हेमीस्फीयर है जिसका हमने क्या लिया? टॉप व्यू लिया है ना. ये वाला जो ये मैं ब्लू से हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला व्यू हमने यहाँ ऊपर से देखा. अब इसके अराउंड अगर हम यूनिट सेल बनाएंगे तो क्योंकि हर यूनिट सेल का जो कॉर्नर होगा वो कहाँ होगा? सेंटर में होगा. ओके, तो यहाँ पर सपोज दैट ये एक यूनिट सेल आया, उसका कॉर्नर आ रहा है. ठीक है, मैंने एग्जैक्ट सेंटर में नहीं बनाया. ठीक है, ये सेकंड यूनिट सेल का कॉर्नर आ गया, ये थर्ड यूनिट सेल का कॉर्नर आ गया, और ये वाला जो कॉर्नर ये बना फोर्थ यूनिट सेल का. ओके, तो जो एटम क्या है कॉर्नर पर है, वो आधा एटम कितनी यूनिट सेल ने शेयर किया? 4 ने. अब इसी आधे एटम के ऊपर एक आधा एटम और आ जाएगा तो कंप्लीट स्फीयर हो जाएगा, तो 4 यूनिट सेल और आ जाएंगी. सो इन दिस वे जो कॉर्नर का एटम है इट इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल. तो एक यूनिट सेल के पर्टिकुलर 1 यूनिट सेल के शेयरिंग में ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज 1/8. ये कैसा है? 1/8 है. ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक यूनिट सेल में कॉर्नर एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज ओनली 1/8. तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/8 ऑफ द एटम इज फाउंड कंप्लीटली इनसाइड 1 यूनिट सेल ड्यू टू कॉर्नर. मीन्स कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है 1/8. अब हम आते हैं फेस सेंटर पर. ओके, अब फेस सेंटर पर हम देखें, मैं आपको हेमीस्फीयर से ही बना के बताऊंगी. वैसे इसमें बना हुआ है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. देखो ये आधा एटम आपको दिख रहा है, इसके ऊपर आधा एटम और आएगा, और ये जो पॉइंट है जिस पर मैं बड़ा सा क्रॉस लगा रही हूँ ये फेस सेंटर है. तो देखो आधा एटम तो इस यूनिट सेल के अंदर आ गया, और आधा एटम क्या होगा? यहाँ पर इसके आगे एक यूनिट सेल और होगी तो उसके अंदर आएगा. राइट, तो मैं ऐसे बना देती हूँ. सपोज दैट ये 2 यूनिट सेल हैं. अगर हम इसका एज व्यू देखें तो कैसा बनेगा? थोड़ा ड्राइंग में गड़बड़, सही बन जाएगा है ना. तो मैं शेप इसलिए नहीं बना रही क्योंकि उससे मुझे टाइम लगता है. अब पेन से कंपैरेटिवली फास्ट बन जाता है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा बनता है लेकिन चल जाता है. तो हम एज व्यू देखें अगर 2 यूनिट सेल का, हम बिल्कुल 2 यूनिट सेल आमने सामने रखें और एज से देख रहे हैं, है ना. अब मैं ब्लू से एटम बताऊंगी. तो जो ये वाला पॉइंट है ये एक पूरा फेस है, तो आधा एटम यहाँ गया और आधा एटम यहाँ गया. तो क्या होगा? ईच फेस इज शेयर्ड बाय 2 क्यूब्स. सो ईच एटम और मॉलिक्यूल इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन देम.
तो फेस सेंटर की जो शेयरिंग होगी वो शेयरिंग कितनी होगी, यहाँ पर अपन लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ पर फेस सेंटर की जो शेयरिंग होगी वो क्या होगी, 1/2। तो हम क्या बोल सकते हैं, एटम एट फेस सेंटर हैज कंट्रीब्यूशन और हैज शेयरिंग वन बाई टू पर यूनिट सेल। हर यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2 होगा। ओके, नाउ वी कम हेड बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड मतलब पूरी तरह से यूनिट सेल के अंदर, है ना। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1। हम क्या बोलते हैं, होल ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल इज फाउंड इनसाइड द यूनिट सेल। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एट बॉडी सेंटर, है ना, शेयर एटम एट बॉडी सेंटर हैज शेयरिंग या कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1 एटम पर यूनिट सेल। हर एटम, हर यूनिट सेल में उसका शेयरिंग कितना होगा, 1/1 होगा। ओके, नाउ वी कम एट एज सेंटर। ये जो पर्पल वाले सर्कल आपको दिख रहे हैं ना, ये एज सेंटर है, राइट। अब देखो ये वाली एज आपको क्लियर दिख रही है। तो अगर हम एज की बात करेंगे तो ये 1/4 एटम है। ये एटम कितना है, दैट इट इज 1/4 एटम, ठीक है। तो एज सेंटर पे जो एटम होगा उसकी शेयरिंग कितनी होगी, 1/4 पर यूनिट सेल। तो यहां पर लिख देते हैं एटम एट एज सेंटर हैज शेयरिंग 1/4 एटम पर यूनिट सेल। ओके, तो ये हर एटम की क्या हो गई, शेयरिंग। देखो यहाँ पर कितना हो गया, फेस सेंटर पर 1/2 एटम पर यूनिट सेल। यहाँ पे मैं एटम लिखना भूल गई, आप दोबारा लिख देते हैं, है ना। 1/2 एटम पर यूनिट सेल। कॉर्नर का कितना है, 1/8 पर यूनिट सेल। और बॉडी सेंटर में कंप्लीट 1 एटम पर यूनिट सेल। और एज सेंटर की शेयरिंग हुई 1/4 एटम पर यूनिट सेल। ओके, अब अपन आते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लैटिस पॉइंट पर यूनिट सेल इन हेक्सागोनल सिस्टम। ठीक है, देखो हेक्सागन में बात वही करते हैं, सबसे पहले हम कॉर्नर एटम की बात करते हैं। अब हेक्सागन हमको बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉर्नर एटम की। ठीक, तो कॉर्नर एटम हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से वही बना रही हूँ कि मैं हाफ एटम बना रही हूँ। तो हाफ एटम ऐसा हेमीस्फीयर होगा, है ना। अब देखो हेक्सागन हम कैसे बनाएंगे, ये हेक्सागन है। हेक्सागन में कितने कॉर्नर होते हैं, 6। इससे जुड़ा एक और हेक्सागन और इससे जुड़ा एक और हेक्सागन। ये हेक्सागन, 3 हेक्सागन आपस में क्या हो गए, ज्वाइंट हो गए। और अब यहाँ पर ये एक एटम है कॉर्नर से अटैच, राइट। अब आप मुझे बताओ, ये आधा एटम है, हाफ ऑफ द एटम इज शेयर्ड बाय 3 यूनिट सेल, है ना। 3 हेक्सागन ने शेयर किया, तो टोटल एटम कितना होगा, 6 यूनिट सेल शेयर करेंगे ना। तो सिंस 6 क्यूब मीट्स एट द 1 कॉर्नर, हर क्यूब पर क्या होगा, 6 क्यूब नहीं, सॉरी 6 हेक्सागन होगा। यहाँ पर गलत लिखा हो गया, हेक्सागन
meet at one corner and each atom at each corner gives 1/6 contribution to the each cube। ओहो, यहाँ पे भी क्यूब हो गया, तो यहाँ पे भी क्यूब की जगह हेक्सागन है। दिस मीन 1/6 ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड 1/6 ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी मीन्स पर यूनिट सेल कितना आएगा, 1/6 एटम आएगा। क्लियर। एज सेंटर की अगर हम बात करें तो एज सेंटर भी बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से अब आप, मैं इसी हेक्सागन में बना रही हूँ, यहाँ पे शायद फिगर हो नेक्स्ट पेज पर, यस ये रहा, है ना। देखो ये रहा एज सेंटर, ग्रीन से बनाते हैं। देखो ये है एज, राइट, ये जो गैप दिख रहा है ना, ये एज है, ये वाला। अब अगर कोई एटम यहाँ हो तो बताओ, एज से अब अपन पिछले वाली फिगर पे चलते हैं। अगर हम हेक्सागन देखें तो यहाँ पर एक एज जो होगी वो कितने से मिलेगी बताओ। यहाँ पर अगर हम हेक्सागन जोड़ें आपस में तो इस एज से, इसी कॉर्नर के नीचे एज है, राइट, तो ये इसी कॉर्नर के नीचे, यहाँ पर मैं सर्कल कर रही हूँ, सर्कल कर रही हूँ और आप ऐसे ही समझना, इसी कॉर्नर के नीचे एज है। तो ये वाली एज इस यूनिट सेल से, इस यूनिट सेल से और इस यूनिट सेल से शेयरिंग हुई। सो ईच एज इज शेयर्ड बाय 3 हेक्सागन्स। तो एक एटम का कितना शेयरिंग हो गया, 1/3 हो गया। कितना हो गया, 1/3 हो गया। ओके, तो कॉर्नर एटम की शेयरिंग होती है 1/6 और एज सेंटर की शेयरिंग होती है 1/3। किसमें, हेक्सागोनल यूनिट सेल में। ओके, अब हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइप की यूनिट सेल में हमको टोटल कितने नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल मिलते हैं। ओके, सबसे पहले हम आते हैं सिंपल क्यूबिक, जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसमें सिर्फ कॉर्नर पर 8 एटम होते हैं। फेस सेंटर, एंड सेंटर, बॉडी सेंटर कहीं कुछ होता नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट या एटम पर यूनिट सेल कितना होगा, 8 × 1/8। कॉर्नर की शेयरिंग 1/8 इज इक्वल टू 1। तो सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 1। फिर हम आते हैं बॉडी सेंटर्ड पे। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, अलॉन्ग विथ कॉर्नर, आप याद करो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अलॉन्ग विथ कॉर्नर बॉडी के सेंटर में भी एक एटम होता है। तो कॉर्नर की शेयरिंग तो हो गई 8 × 1/8 और बॉडी का सेंटर तो पर एटम 1 यूनिट सेल है, तो 1 × 1, तो टोटल एटम्स कितने हो गए, 2, राइट। इसके बाद हम आते हैं फेस सेंटर। तो फेस सेंटर में क्या होता है, अलॉन्ग विथ कॉर्नर, कॉर्नर पे तो होना ही होना है, सारे फेस के सेंटर पे होते हैं। तो 6 फेसेस होते हैं। एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6। तो शेयरिंग देखें, कॉर्नर की शेयरिंग हो गई 8 × 1/8 और फेस सेंटर की शेयरिंग हो गई 6 × 1/2, बिकॉज हर फेस सेंटर की शेयरिंग कितनी है, 1/2। तो टोटल एटम्स कितने हो गए, 4। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल एटम्स हो जाते हैं 4। ओके, फिर हम आते हैं एंड सेंटर्ड पे। एंड सेंटर्ड क्या होता है, ये अगर हम देखें तो फेस सेंटर का ही टाइप है लेकिन यूनिक है। कैसे, इसमें क्या होता है, कॉर्नर पर तो होते ही हैं, अलॉन्ग विथ कॉर्नर, ये रहा कॉर्नर, कॉर्नर के साथ साथ लैटिस पॉइंट होता है एट अपोजिट 2 फेसेस, एनी टू अपोजिट फेसेस। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, एनी 2 अपोजिट फेसेस कौन से हो सकते हैं, टॉप और बॉटम वाले फेस भी हो सकते हैं, साइड वाले भी हो सकते हैं और फ्रंट और बैक वाले फेसेस भी होते हैं। तो एनी 2 अपोजिट फेस सेंटर पर एटम होते हैं। तो 6 में से सिर्फ 2 फेस सेंटर ही ऑक्यूपाई हैं। तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 8 × 1/8 कॉर्नर का और 2 फेस ऑक्यूपाइड × 1/2। तो टोटल एटम्स कितने हो गए, 2। तो ये हो गए नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल। ओके, अब एक टर्म हमको यहाँ पर और पढ़ना है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, किसी भी लैटिस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, दैट इज इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स और नियरेस्ट टचिंग पार्टिकल्स।
मीन्स ऐसे पार्टिकल जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। मैं आपको एक फिगर बताती हूँ, जैसे इस वाले उसमें यहाँ लेके चलते हैं। अगर हम इस स्फीयर की बात करें तो इसके टचिंग स्फीयर्स देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं। फिर नीचे रेड वाले भी इसको 3 टच कर रहे हैं, और ऐसे ही ऊपर 3 रेड और ऊपर आ जाएंगे। दूसरी यूनिट सेल के भी तो काउंट होंगे, तो टोटल कितने हो गए, 12, है ना। और देखते हैं अपन, कोऑर्डिनेशन नंबर समझना है ना। तो देखो अगर हम इस ग्रीन वाले की बात करें तो इस ग्रीन वाले को एक भी ग्रीन टच नहीं कर रहा, सिर्फ कौन टच कर रहा है, पर्पल टच कर रहा है। तो जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो ये ग्रीन स्फीयर्स या ग्रीन एटम, ग्रीन स्फीयर्स की पोजीशन पर जो एटम है उसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रीन वाला तो टच नहीं कर रहा, यहाँ पर टच क्या कर रहा है, पर्पल वाले कर रहे हैं। तो ग्रीन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, पर्पल वाले स्फीयर हो गए। और अगर हम पर्पल स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर लेंगे तो पर्पल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो पर्पल का काउंट करते समय हम ग्रीन पर्पल स्फीयर्स काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ग्रीन काउंट करेंगे। देखो तो ये वाला ग्रीन कर रहा है, ये ग्रीन कर रहा है, ये ग्रीन कर रहा है, ये ग्रीन कर रहा है। दूसरे यूनिट सेल के भी करेंगे, ओके। तो इट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, मीन्स नंबर ऑफ टचिंग पार्टिकल्स, ठीक है। other particles present in crystal that is known as coordination number and it depends on the structure of crystal, ठीक है। अब अपन सिंपल क्यूबिक सिस्टम में देखें तो चलो मैं फिगर दिखा देती हूँ आपको। ये रहा हमारा सिंपल क्यूबिक। अब सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, देखो इसकी बात करें। इस कॉर्नर एटम की अगर हम बात करें तो देखो इसके अराउंड एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, ये वाला तो नहीं कर रहा, देखो बीच में गैप है ना, और एक ये टच कर रहा है। तो क्या होगा कि 1 2 3 तो ये हो गए। अब अपन दूसरे यूनिट सेल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एज लेंथ मैंने और बढ़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर एक एटम और आएगा ना, ऐसा कैसे ही कॉर्नर पर, तो ये हो गया 4, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्कल बना देती हूँ। फिर इस एज लेंथ को मैं अपवर्ड बढ़ा देती हूँ, एक यूनिट सेल यहाँ भी आएगी ना, इस कॉर्नर के अराउंड 8 यूनिट सेल आएंगी ना। तो क्या होगा, वैसे अगर अपन देखें तो कॉर्नर से निकलने वाली कितनी है उतनी की बात करते हैं, और एक पीछे की तरफ आएगी, लेकिन ये वाला एटम तो उसमें क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एटम हो गया, तो ये कितने हो गए बताओ, 5 हो गए, ठीक है। और एक जैसे बैक में गई है ऐसे ही एक फ्रंट में आएगा, राइट, और ये एक एटम हो जाएगा। तो सिंपल क्यूबिक में ये जो एटम है इसके अराउंड इसके जो टचिंग स्फीयर्स होंगे 6 होंगे। ये 3 तो आपको दिख ही रहे हैं, और 3 क्या होंगे, इसके ऊपर वाले यूनिट सेल, साइड वाले यूनिट सेल या फ्रंट वाले यूनिट सेल में आ जाएंगे, ओके। अब हम आते हैं बॉडी सेंटर्ड में। तो बॉडी सेंटर्ड में देख लेते हैं। बॉडी सेंटर्ड का फिगर ये रहा। बॉडी सेंटर्ड में ये जो बॉडी के सेंटर में एटम है, इसको अगर हम बात करें तो देखो ये वाला एटम इसको टच कर रहा है तो 1, ये वाला 2 कर रहा है 2, ये वाला कर रहा है 3 4, फिर 5 6 7 और 8th वाला जस्ट इसके पीछे, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ। हाउएवर ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो बॉडी के सेंटर में जो एटम है उसको कॉर्नर के 8 एटम्स क्या करते हैं, टच करते हैं। तो बॉडी सेंटर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8। अब आते हैं फेस सेंटर्ड पे। तो फेस सेंटर्ड को देखते हैं। हम ये पर्पल वाला नहीं देखेंगे फेस सेंटर्ड में, क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें 2 अलग अलग टाइप के एटम आ गए। गड़बड़ नहीं है, सॉरी, ये डिफरेंट है। अभी हम ऐसा यूनिट सेल देख रहे हैं विच कंटेन्स ओनली 1 टाइप ऑफ एटम और पार्टिकल, 2 अलग अलग टाइप का नहीं है। ये तो ये मैंने एज सेंटर बनाने के लिए आपको ये फिगर डाला था। तो फेस सेंटर अगर हम देखें तो देखो फेस सेंटर में अगर इस पर्टिकुलर की अगर हम बात करें तो देखो इस वाले की, तो इसके अराउंड कितना है ना, देखो बहुत आसान है, 1 2 3 4 तो ये हो गए, ठीक है। अब फेस के सेंटर में देखें तो 1 2, एक साइड फेस वाला 3 और पीछे वाले फेस का 4, तो टोटल 8 हो गए, राइट। अब क्या होगा, इसी तरह से जब ये एटम क्या होगा, पूरा सर्कल बनेगा, तो इसके ऊपर 2
दूसरी यूनिट सेल आएगी, उस यूनिट सेल के फेस सेंटर में भी 4 होंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो 4 तो कॉर्नर के होंगे और 8 कहाँ होंगे, फेस सेंटर के होंगे, ठीक है। और 8 फेस सेंटर में क्या होंगे, 4 फेस सेंटर वाले अलग यूनिट सेल के होंगे और 4 फेस सेंटर वाले इसके ऊपर जो यूनिट सेल आएगी उसके होंगे। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12। एक बात मैं आपको बता दूं, ये हमने तभी कंसीडर किया है व्हेन यूनिट सेल कंसीडर्ड ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं व्हेन यूनिट सेल हैज only one type of particles, क्योंकि एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। 2 अलग अलग टाइप के पार्टिकल हो जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें 2 अलग पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर लगाना पड़ेगा। जैसे पर्पल और ग्रीन वाला याद करिए, तो ग्रीन का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग से कैलकुलेट करेंगे, पर्पल का अलग से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब एक ही टाइप का एटम है तो हम सिंपली काउंट कर सकते हैं, ओके। अब हम आते हैं, नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होती है, तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है। डेंसिटी का सीधा सा मतलब क्या होता है, मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ। डेंसिटी इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो दैट इज व्हाट, मास बाय वॉल्यूम, है ना। अब अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालें तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम तो एज लेंथ से आ जाएगा। अब मास कैसे निकालें, तो मास इज इक्वल टू क्या होता है, उसमें जितने एटम्स हैं उन सब का मास का समेशन। सो दैट इज समेशन ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स इन यूनिट सेल, राइट, ठीक। अब जैसे अगर हम बात करें, मैं यहाँ पर करती हूँ, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ कि अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक की, इसकी बात करें सिंपल क्यूब, तो सिंपल क्यूब का अगर हमको मास निकालना है ना, मास निकालें, तो सिंपल क्यूब में टोटल कितने एटम होते हैं, 1 इंटू एटॉमिक मास, एक एटम का मास। अब क्योंकि हम मोलर मास रखते हैं या एटॉमिक मास रखते हैं, लेकिन हमको तो एक एटम का चाहिए, तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अगर हम बात करें फेस सेंटर्ड की, एफसीसी की, तो उसमें कितने होते हैं, 4 एटम, तो 4 इंटू एटॉमिक मास या मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमको तो एक एटम का मास चाहिए और मोलर मास तो 1 मोल का होता है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड की, तो बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं, 2 इंटू एटॉमिक मास या फिर मोलर मास अपॉन क्या हो जाए, एवोगैड्रो नंबर, ओके। तो बस मास आ गया और उसे हम किससे डिवाइड कर दें, वॉल्यूम से। अब एक्चुअली इस फॉर्मूले को अगर हम ये देखें तो यहाँ m तो क्या हो गया, एटॉमिक मास, m क्या हो गया, अब मैं यहाँ पर जगह नहीं है, हौच-पौच हो जाएगा तो मैं बता दूंगी, m हो गया एटॉमिक मास, z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, z इज व्हाट, नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल, मैंने आगे लिखा है तो मैं बता दूंगी। ए क्यूब तो वॉल्यूम हमने निकाल ही लिया, और एन नॉट क्या है, एवोगैड्रो नंबर, ओके। तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है, z क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, m एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, n नॉट एवोगैड्रो नंबर, एज लेंथ है,
एज लेंथ जनरली हम क्यूबिक सेंटीमीटर में लिखते हैं, क्योंकि डेंसिटी की यूनिट हम ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में निकालते हैं। तो अगर हमको पिकोमीटर में गिवन होगी तो भी हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग में होगी तो आर्मस्ट्रॉन्ग में कर लेंगे, ओके। और ए क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि पिकोमीटर में हमने लिया है तो हमको पता है पिकोमीटर को जब हम सेंटीमीटर में करेंगे तो a × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। और सपोज दैट, ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और सपोज दैट a हमारा किस में है, a की यूनिट एवोगैड्रो में है, ठीक है। तो a एवोगैड्रो नंबर में फिर हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, दैट इज डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज इक्वल टू जेड, जेड में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, मोलर मास या फिर एटॉमिक मास अपॉन a क्यूब इंटू 10⁻⁻24 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, राइट। तो ये कब आ जाएगा, व्हेन a हमको किस में दिया है, a की यूनिट क्या है, पिको में, आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट में, ओके, क्लियर। तो हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इस फार्मूले से रिलेटेड, और कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम एज द पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट से भी रिलेटेड, ओके। उसके पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम, मीन्स a और r का क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल क्यूबिक, और जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, दैट इज सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव। देखो सिंपल क्यूबिक का मैं फिगर बता देती हूँ आपको, ये रहा फिगर, देखो, नहीं सॉरी, पेज नंबर 11 पर है। सिंपल क्यूबिक में अगर हम ये देखें तो ये कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच करते हैं, राइट। ये क्या है, देखो एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, तो ये अगर हम बोल दें कि ये इसका a हो गया, ठीक है, और ये इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई, तो आपको रिलेशन मिल गया ना। तो बहुत सिंपल रिलेशन हो गया सिंपल क्यूबिक में। देखो तो सिंपल क्यूबिक में क्या हुआ, a = 2r, ठीक है, a और रेडियस का रिलेशन, एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम का रिलेशन, और एटॉमिक रेडियस r = क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो एज लेंथ गिवन हो तो रेडियस निकल जाएगा, रेडियस गिवन हो तो एज लेंथ निकल जाएगा। फिर हम आते हैं बॉडी सेंटर पे, तो बॉडी सेंटर हम देखते हैं, ये हमारा पेज नंबर 12 में है। देखो बॉडी सेंटर में जो एज के एटम है इनके बीच में गैप है, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। टच कौन से एटम कर रहे हैं, देखो ये कॉर्नर का एटम, राइट, फिर बॉडी के सेंटर में पूरा एटम, फिर ये कॉर्नर का एटम, मीन्स ये एक बॉडी डायगोनल है। इस ग्रीन पॉइंट से अगर हम यहाँ तक एक लाइन खींचे तो ये एक बॉडी डायगोनल हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक, देखो हो गया ना, ये क्या हो गया, बॉडी डायगोनल हो गया, है ना। तो इसकी बॉडी डायगोनल क्या होता है, √3 है, इतना तो हमको पता है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं बॉडी डायगोनल में, देखो √3a = क्या होता है, 4r, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, √3a = 4r। 4r कैसे, देखो यहाँ से यहाँ तक r, ये डायमीटर 2r, और ये फिर क्या हो गया r, तो √3a = 4r हो गया। तो ये रिलेशन आया। तो अब a = अपन क्या बोल सकते हैं, 4r/√3, और रेडियस अपन क्या बोल सकते हैं, √3a/4, बात एक ही बराबर है ना। अब हम आते हैं फेस सेंटर्ड या क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, ये बहुत कॉमन है। जब भी अपन 3D में क्यूबिक क्लोज पैकिंग पढ़ेंगे तब इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फेस सेंटर्ड की हम इमेज देख लेते हैं पहले। देखो ये रहा फेस सेंटर्ड में, अगर हम देखें तो अगेन यहाँ जो एज के एटम है ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। एटम कौन सा टच कर रहा है, देखो ये कॉर्नर का एटम, ये कॉर्नर का एटम, राइट, मैंने ग्रीन से ही कर दिया, और ये कॉर्नर का एटम, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक बॉडी डायगोनल बनाएं, है ना, तो ये यही हो जाएगा। तो देखो ये R
ये डायमीटर 2r, यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर क्या हो गया 2r, और ये फिर r। तो अब अपन आ जाते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो गया, तो ये जो फेस डायगनल है, ये जो फेस डायगनल है, मैं अब यहाँ पे लाइन बना देती हूँ क्योंकि यहाँ पर तो उसमें शायद नहीं आए, वैसे तो आ रहा होगा, आप इतने इंटेलिजेंट तो आप हो ही। तिरछा हो गया, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, है ना। तो अगर हम क्या करें, फेस डायगन बनाए, है ना, तो यहाँ पर एक r मिलेगा, फिर बीच में 2r और फिर r। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं √2a इक्वल्स टू 4r। किसके लिए, फेस सेंटर के लिए। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4r बाय √2, ठीक है, और r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2a बाय 4। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 4 को आप 2 इंटू 2 भी कर सकते हो, तो फिर आप उसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑप्शन को कितना ज़्यादा वे में देखते हो। ओके, सो ये हर एटम का कंट्रीब्यूशन हो गया लैटिस पॉइंट पर। किस पर देखा हमने, बॉडी सेंटर्ड पे देखा, सॉरी सिंपल क्यूबिक में देखा, और हमने किस में देखा, बॉडी सेंटर्ड में देखा, और हमने कहाँ देखा, फेस सेंटर्ड में कंट्रीब्यूशन देखा, और टाइप ऑफ यूनिट सेल का ए और आर का रिलेशन देखा। ओके, अब यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, अदरवाइज ये क्वेश्चन हम करेंगे लाइव क्लास में, डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले ये आपका होमवर्क है, आप ये सारे क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे, है ना। उसके बाद हम इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।